गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम बायोकेमिस्ट्री की। हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स। प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बंधों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दो हमने पढ़ लिए थे, एक पेप्टाइड बॉन्ड और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। आज हम तीसरा पढ़ेंगे। हेडिंग डाल देता हूं मैं, बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स। ठीक है, दो हम लोग पढ़ चुके हैं, पेप्टाइड बॉन्ड यानी पेप्टाइड बंध और हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंध। आज तीसरा पढ़ेंगे हम जल विरागी बंध, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। जल विरागी बंध, जल विरागी बंध यानी कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। इस प्रकार के बंध विशेषतः जल विरागी समूहों जल विरागी समूह अमीनो अम्लों के जल विरागी आर समूह यानी अमीनो अम्लों के जल विरागी आर समूह, अमीनो अम्लों के जल विरागी आर समूह अथवा पार्श्व श्रृंखलाओं के पार्श्व श्रृंखलाओं के अथवा पार्श्व श्रृंखलाओं के मध्य बनते हैं। पार्श्व श्रृंखलाओं के मध्य बनते हैं। ये जल विरागी समूह, पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। This type of bonds formed between this type of bonds forms between this type of bonds forms between hydrophobic R groups of amino acids of amino acids
हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड्स और लेटरल ब्रांचेस हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड्स और lateral branches in the polypeptide chain. In the पॉलीपेप्टाइड चेन, पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन में जहाँ जहाँ भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, तो अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक कब होंगे, ये हमने पढ़ा था पहले भी। देखो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी वो हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है ना, चार्ज है या अनचार्ज है, एसिडिक है या बेसिक है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके आर ग्रुप के ऊपर। ये तीन चीज़ें हर अमीनो एसिड के अंदर कॉमन होती है, सिमिलर होती है, कोई फर्क नहीं होता। 20 अमीनो एसिड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो सभी डिपेंड करती है इस आर ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना। ये आर ग्रुप किस तरीके का है इसके ऊपर ही अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ये आर ग्रुप अगर एसिडिक है तो अमीनो एसिड एसिडिक होगा, जैसे कि एस्पार्टेट और ग्लूटामेट की बात हमने की थी। अगर आर ग्रुप बेसिक है तो अमीनो एसिड भी बेसिक होगा, जैसे कि एस्पाराजीन और ग्लूटामीन की बात हमने की थी। अगर आर ग्रुप न्यूट्रल है, एलिनीन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, तो अमीनो एसिड भी न्यूट्रल होगा। अगर आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक है तो अमीनो एसिड भी हाइड्रोफोबिक होगा। आर ग्रुप अगर हाइड्रोफिलिक है तो अमीनो एसिड भी हाइड्रोफिलिक होगा। आर ग्रुप पोलर है तो अमीनो एसिड पोलर होगा, आर ग्रुप नॉन पोलर है तो अमीनो एसिड नॉन पोलर होगा। यानी कि जो आर ग्रुप है ये आर ग्रुप ही डिसाइड करता है कि अमीनो अम्ल की प्रॉपर्टी या अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी कैसी है, अमीनो अम्ल का गुण जो है वो कैसा होगा। तो अगर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट हैं, यानी कि ऐसे अमीनो एसिड प्रेजेंट है जिनका आर ग्रुप जो है वो हाइड्रोफोबिक है, जल विरागी है, पूरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर अगर इस प्रकार के अमीनो एसिड उपस्थित हैं जिनका आर ग्रुप या आर समूह जल विरागी है, तो ऐसे अमीनो अम्लों का आर समूह आपस में इकट्ठा होकर के हाइड्रोफोबिक बंधों का निर्माण कर लेता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बना लेता है, ठीक है ना। जिस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बने थे ठीक उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनते हैं। आगे लिखेंगे हम अब। ये जल विरागी समूह यह है जल विरागी समूह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते। यह जल विरागी समूह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, जबकि जल के अणु आपस में मजबूत हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जबकि जल के अणु यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, जबकि जल के अणु
आपस में मजबूत हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। These hydrophobic groups do not form hydrogen bond with water. With water, but water molecules forms a strong hydrogen bonds with each other, but water molecules forms a strong hydrogen bond with each other, forms strong hydrogen bonds with each other. पहले हम समझ लेते हैं इसको। ये एक लंबी प्रोटीन की चेन है, ठीक है। ये लंबी पॉलीपेप्टाइड, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये पॉलीपेप्टाइड की लंबी श्रृंखला है। इसमें मैं RH लिख देता हूँ, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। RH हम लिख देते हैं क्या, हाइड्रोफोबिक। थोड़ी थोड़ी दूरी पर R उपस्थित है। जहाँ मैंने H लिखा है ये तो है हाइड्रोफोबिक, मैं केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको। हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी, ठीक है। फिर अभी जो हाइड्रोफोबिक जो R ग्रुप होते हैं ये पानी के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये बंध नहीं बनाते, ठीक है। तो होता क्या है कि प्रोटीन की जो चेन होती है वो इस तरह से उलझ जाती है आपस में कि ये RH समूह वाले, ये जो हाइड्रोफोबिक R ग्रुप हैं ये सारे आपस में अंदर धंस जाते हैं ताकि इनका जल के साथ संपर्क कम से कम रहे। जैसे ये RH अंदर आ गया, ये RH अंदर आ गया, ठीक है ना, ये RH अंदर आ गया, ये RH ये भी अंदर आ गया। तो बाहर की तरफ से ये नहीं रहते, जबकि ये अंदर की तरफ धंस जाते हैं, ये अंदर की तरफ इंटीग्रेट हो जाते हैं ताकि वाटर के साथ इनका कांटेक्ट कम से कम रहे, क्योंकि वाटर के साथ बॉन्ड तो ये बना नहीं सकते। हाइड्रोफोबिक हैं इसलिए वाटर के साथ ये बॉन्ड नहीं बना सकते, पानी के साथ तो ये दूर रहेंगे, पानी से तो दूर भागेंगे, इसीलिए हाइड्रोफोबिक हैं। तो प्रोटीन की चेन जो होती है वो इस तरह से आपस में उलझ जाती है, यानी कि प्रोटीन की चेन इस तरह से हो जाती है कि प्रोटीन के अंदर ये सारे के सारे जो समूह होते हैं ये अंदर की तरफ धंस जाते हैं और जल के साथ इनका संपर्क जो होता है, पानी के साथ इनका कांटेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इनका कांटेक्ट कम से कम
हो इसलिए दूर चले जाते हैं और इस प्रक्रिया में प्रोटीन की चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को ये उलझा देते हैं। ठीक है ना। इससे क्या है कि जो प्रोटीन का हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलता है वो हमें इसी से प्राप्त होता है। ये प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, वो इसी वजह से प्राप्त होता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक जो बॉन्ड्स होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स प्रोटीन के स्थायित्व के अंदर महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। अब इसको हम लिख लेते हैं, समझ तो हमने लिया ये, एक बार इसको लिख भी लेते हैं। ये इस तरह से होते हैं कि दोनों हाइड्रोफोबिक के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है ना। तो ये अंदर की तरफ धंस जाएंगे, यही कहलाता है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इस हाइड्रोफोबिक बॉन्ड में भी कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होती, किसी तरह का कोई आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है। ये केवल एक प्रकार का वीक अट्रैक्शन होता है बिटवीन द हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। इसको हम लिखते हैं, इस कारण अमीनो अम्लों की विभिन्न जल विरागी, इस कारण अमीनो अम्लों की विभिन्न जल विरागी, विभिन्न जल विरागी हाइड्रोकार्बन पार्श्व श्रृंखलाएं पार्श्व श्रृंखलाएं जल विरागी हाइड्रोकार्बन पार्श्व श्रृंखलाएं एकत्रित होने की प्रवृत्ति रखती हैं होने की प्रवृत्ति रखती हैं, एकत्रित होने की प्रवृत्ति रखती हैं एवं प्रोटीन के अंदर की ओर धंस जाती हैं। एवं प्रोटीन के अंदर की ओर धंस जाती हैं ताकि जल से कम संपर्क में रह सकें। ताकि जल से कम संपर्क में रह सकें। अधिकांश प्रोटीनों के संरचनात्मक स्थायित्व में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिकांश प्रोटीनों की संरचनात्मक स्थायित्व व त्रि-आयामी संरचना में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इंग्लिश में लिख लेते हैं अपन। बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस का मतलब है कि जो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप हैं वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है ना, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस उसीलिए लिखा है क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप हैं वाटर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल नहीं होते। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक lateral groups or chains tends to unite in such a way, tends to unite in such a way so as to integrate, so as integrate inside the protein molecule to avoid direct contact with water, to avoid contact with water molecule। Contact with water molecule, these type of bonds, these type of bonds are important for the three-dimensional structure and structural similarity in the proteins and structural similarity in the proteins। लिख लीजिए आप। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट लिखते हैं हम फोर्थ टाइप का, सहसंयोजी क्रॉस बंध। कोवलेंट क्रॉस लिंकेज। कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज। देखो कोवलेंट क्रॉस लिंकेज इसमें क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कुछ अमीनो एसिड्स, मेनली 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके अंदर सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये अमीनो एसिड कौन से हैं? सिस्टीन और मिथियोनाइन। दोनों अमीनो एसिड हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड यानी कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल हैं ये। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल ये दोनों होते हैं। अब पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन में जहाँ जहाँ भी ये अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे है, इसको हम नीचे लिखते हैं एस से, यहाँ पे है, इसको हम नीचे लिखते हैं एस से, ठीक है। ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, तो सिस्टीन है या मिथियोनाइन है। तो जहाँ जहाँ भी ये वाले अमीनो अम्ल उपस्थित हैं, वहाँ वहाँ पर प्रोटीन्स के बीच में, इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में एक तरह का बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्ड कहलाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है वहाँ पे प्रोटीन की चेन होती है वो वलित हो जाती है। तो इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो कैसे हो जाएगी? ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, फिर ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो इस तरह से जो प्रोटीन की चेन होगी वो वलित हो जाएगी जहाँ जहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है ये पूरी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी कि दोनों सल्फर जो समूह होते हैं इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड यानी कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज इनके बीच में बन जाता है। सहसंयोजी बंध इन दोनों के बीच में बन जाता है, प्रोटीन की चेन जो होती है वो वलित हो जाती है। ऐसा बॉन्ड कहलाता है सहसंयोजी क्रॉस लिंकेज। सहसंयोजी क्रॉस लिंकेज में जो अधिकतर जो बंध पाए जाते हैं, मोस्टली जो बॉन्ड्स इसमें पाए जाते हैं वो सभी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ही होते हैं और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के बीच में बनते हैं, यानी सल्फर युक्त अमीनो अम्लों के बीच में ये बॉन्ड बनते हैं, ये बंधों का निर्माण होता है। ये जो बंध होते हैं ये तो एक ही पॉलीपेप्टाइड में पाए जाते हैं, इसकी वजह से इनको अंतः अणुक यानी कि इंट्रामोलिकुलर कह देते हैं। यानी कि अगर एक ही श्रृंखला में बन रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड की एक ही श्रृंखला में बन रहे हैं तो इनको बोल देते हैं इंट्रामोलिकुलर। जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम वहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ये इंट्रामोलिकुलर, इनको बोल देते हैं अंतः अणुक। अंतः अणुक यानी इंट्रामोलिकुलर। और अगर ये दो अलग अलग चेन्स के बीच में बन रहे हैं, दो श्रृंखलाओं के बीच में बन रहे हैं, जैसे कि हम बात करें एक श्रृंखला है ये और दूसरी श्रृंखला है ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में बन रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन होता है या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, ठीक है ना। तो
इनके अंदर बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति बनती है तब इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर या अंतरा अणुक। इंटरमॉलिक्यूलर या अंतरा अणुक इनको हम बोल देते हैं, ऐसे बॉन्ड्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर या अंतरा अणुक बोल देते हैं। ये जो बॉन्ड होते हैं प्रोटीन की टर्शरी स्ट्रक्चर को बनाए रखने के अंदर, यानी कि जो तृतीयक संरचना है उसको बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर, इसको हम बोल सकते हैं तृतीयक संरचना को बनाने में इनका योगदान होता है। प्रोटीन की तृतीयक संरचना का निर्माण ये बंद करते हैं। प्रोटीन की तृतीयक संरचना यानी टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो इसी से बनती है। ये होते हैं कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज या सह संयोजी बंध। इसको लिखना है हमें, अभी लिखेंगे बाद में। पहले एक हमारा बॉन्ड और रह गया, आयनिक बॉन्ड। पहले हम वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम दोनों को एक साथ लिख लेंगे। लास्ट रह जाता है हमारा आयनिक बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होता है ये उन आर समूहों के बीच में बनता है, उन आर ग्रुप्स के बीच में इस तरह का बॉन्ड बनता है जिनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस होते हैं, यानी कि विपरीत आवेश होते हैं। ऐसे जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। जैसे कि हम बात करें ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में साइड चेन में COO माइनस होता है, ठीक है ना, COO माइनस होता है। ठीक इसी तरह से लाइसिन जो है, लाइसिन की साइड चेन में NH3 प्लस होता है। अपोजिट चार्ज है दोनों के ऊपर। ये अपोजिट चार्ज अगर एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे, एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड, यानी कि आयनिक बंध। ये जो आयनिक बंध होता है, ये भी आयनिक बंध भी हम बोल सकते हैं कि ये भी प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को बनाने के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। इसे भी प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना का निर्माण होता है। इसके अलावा वंडरवॉल फोर्स और साल्ट ब्रिज भी प्रोटीन्स के बीच में बनते हैं। वंडरवॉल फोर्स और साल्ट ब्रिज ये भी कुछ बॉन्ड होते हैं जो प्रोटीन के अंदर मिलते हैं, जिससे कि प्रोटीन की जो संरचना होती है उसका निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रोटीन के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स। इनको हमें लिखना है, लास्ट के दोनों आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट क्रॉस लिंकेज को, और इसके बाद फिर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।